हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अगले महीने होने वाला है। इसलिए आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन सब्जेक्ट्स में फोकस करना है जिनसे आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकें। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है सीडीपी, बाल विकास, है ना। और उसके अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कोहलर। उनके बारे में मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वुल्फगंग कोहलर जो हैं वो एक गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित रखते थे, है ना। और 1912 के आसपास जर्मनी से मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि 1912 के आसपास जर्मनी से मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की शुरुआत हुई, जिनके जनक जो थे वो मैक्स वर्दीमर माने जाते थे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी हमारे प्यारे बच्चों? वो हुई थी हमारी 1912 में, ठीक है। हमारे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1912 में, ठीक है। और इसके जनक कौन माने जाते थे? मैक्स वर्दीमर, है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जर्मनी में हुई थी। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में हुई थी। किसने किया था? मैक्स वर्दीमर ने किया था, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। गेस्टाल्टवाद में और भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे कोहलर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे हैं कुफ्फा, है ना, इसे कुफ्का बोलते हैं। और एक है कुर्ट लेविन, कहीं कहीं कर्ट लेविन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये तीन जो हैं गेस्टाल्टवादी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन तीनों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज मैं आपको कोहलर बता रहा हूँ। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये गेस्टाल्ट शब्द कहाँ से आया हुआ है। गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा से निकला होता है, ठीक है। जर्मन भाषा से निकला होता है, जिसका जो मेन मतलब होता है ना, वो होती है कि संपूर्ण। गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है कि पहले अगर हमारे सामने कोई भी हमारे सामने समस्या आ रही है ना, तो उस समस्या की जड़ तक पहुंचना, उस संपूर्ण समस्या का एनालिसिस करना, ये मेन जो था मकसद था गेस्टाल्ट वादियों का, है ना। तो गेस्टाल्ट शब्द देखिए जर्मन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण आकृति, संपूर्ण चित्र, संपूर्ण घटना, संपूर्ण समस्या। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी थोड़ी सी सिर्फ एक छोटी सी घटना को लेकर हम उसी के रिजल्ट में पहुंच जाएं, ये नहीं था गेस्टाल्ट वादियों का। गेस्टाल्ट वादियों का था कि पहले हमें क्या करना है, उस संपूर्ण आकृति को या फिर किसी भी अगर समस्या आ रही है तो उस संपूर्ण समस्या को पहले हमें जानना है, उसके बाद हम उसके रिजल्ट में पहुंचना है। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए कोई भी हमारे जो प्यारे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई परेशानी होती है पढ़ने में, तो हमें पहले ये देखना है कि उन्हें परेशानी हो कैसे रही है ना। पहले उसको उस समस्या को हमें देखना है। जब हम समस्या अगर ढूंढ लेंगे उसके बाद ही हम उसका निदान दे पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, जो कि जर्मन भाषा से निकला हुआ है। अब देखिए कभी कभी आपको ये पूछ लेता है कि बताइए कि पूर्ण से अंश की ओर को किस जो है संप्रदाय का माना जाता है। तो जो पूर्ण से अंश की ओर को जो है वो गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय का माना जाता है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बार पूछता है कि जो पूर्ण से अंश की ओर का जो संप्रदाय है वो गेस्टाल्टवाद का माना जाता है। या तो ऐसा पूछ लेगा आपको कि गेस्टाल्टवाद इनमें से क्या होता है, तो इसमें गेस्टाल्टवाद इनमें से पूर्ण से अंश की ओर का होता है ना। तो इसे हम गेस्टाल्टवाद बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, गेस्टाल्टवाद अधिगम की एक संज्ञानवादी विचारधारा है, जिसका मानना है कि अधिगम एक चिंतनशील प्रक्रिया है। चिंतनशील का मतलब क्या होता है कि अधिगम को एक सोच विचार के, उसमें कुछ ऐसी सोच विचार हमारा होना चाहिए अधिगम को पढ़ाते समय, जिससे कि बच्चों को बहुत ही आसानी से चीज़ें क्या हों, समझ में आ जाएं।
जिसके दौरान अधिगमी अपने समक्ष मौजूद प्रत्येक विकल्प पर चिंतन करते हुए सही विकल्प का चयन करके समस्या का समाधान कर लेता है। मतलब कि किसी भी बच्चे के पास बहुत सारे विकल्प दिए भी हों, उनमें से उनके अंदर ऐसी भावना पैदा करना, ऐसा एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करना कि उन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस किसी भी उसकी समस्या को समाधान करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें वो खुद ही अपने आप जनरेट कर ले। जैसा कि एक मैं उदाहरण समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे के पास कोई समस्या आ गई है ना, जैसे मान लीजिए अगर उसके पास समस्या आ रही है कि उसे उन अक्षरों को लिखना है ना। अब उन अक्षरों को वो किस प्रकार लिख सकता है, कि उसे टेढ़ा लिख सकता है कि सीधा लिख सकता है कि किस प्रकार लिख सकता है, वो उस लिखने की जो समस्या है उसमें कई विकल्प हों उसके पास, लेकिन उन विकल्पों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प, जैसे कि अक्षरों को सीधा लिखा जाता है, एक लाइन में लिखा जाता है, ये विकल्प अगर उसमें चुनने की क्षमता आ जाए, ये होता है गेस्टाल्टवादियों का मेन जो होता है उसमें उनका मेन सिद्धांत होता है, मेन विचारधारा उनकी ये होती है। तो समझ में आया है ना कि गेस्टाल्टवाद होता है हमारा कि संपूर्ण समस्या हमारे सामने हो, एक चिंतनशील प्रक्रिया है। चिंतनशील प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब भी कोई अगर समस्या किसी बच्चे के सामने आ रही है तो वो पहले चिंतन करे और उससे सबसे ऐसे सटीक विकल्प का चयन करे जो कि उसे उस समस्या को हल करने में बहुत ही मददगार हो, है ना। तो ये क्षमता जो है बच्चों के अंदर पैदा करना, ये गेस्टाल्टवादों का मेन जो उनका जो था पॉइंट था। अब देखो गेस्टाल्टवाद के कुछ नियम हैं जिसे हम लॉज ऑफ गेस्टाल्ट बोलते हैं, है ना। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम के कुछ सिद्धांत भी बनाए हैं जो कि निम्न है। पहला होता है हमारा प्रेंगनाज का नियम, है ना। प्रेंगनाज का नियम, इसे हम अच्छी आकृति का नियम भी कहते हैं, है ना। एक प्रेंगनाज हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, है ना। उन्होंने ये नियम दिया, उन्होंने क्या बताया कि जिसके अनुसार कि व्यक्ति अधूरी आकृति को भी पूरा करके देखता है। जैसे कि मान लीजिए कभी भी एक अगर हम ये चीज़ें करें कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास कोई मानचित्र अगर रख दिया जाए, उस मानचित्र को आपको अधूरा मानचित्र रख दिया जाए, और तो आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जरूर आएगी कि उसको क्या करेंगे, वो आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, है ना। को किसी चीज़ का भी मानचित्र हो, जैसा कि मान लीजिए आपको किसी इंडिया का मानचित्र आपको सामने रख दिया गया, है ना, तो वो क्या करेंगे, कुछ भागों को उसमें नहीं जोड़ा गया है, तो आपको अगर बोला गया कि आप इसको कुछ भागों को आप जोड़िए, तो जब आप उन भागों को जोड़ेंगे तो मतलब कि आप अधूरी आकृति को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार जब बच्चों को कोई चीज़ें हम टास्क दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि उनको कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं उसको लिख देते हैं, है ना। कुछ शब्द ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया, हमने मान लीजिए कि जैसे उनके सामने लिख दिया कि जैसे मान लीजिए हमने उनके सामने लिख दिया नल, है ना, हमने उनके सामने दिया ना, और यहाँ बाद में ऐसे हमने उसके लिए जगह छोड़ दी, है ना, और उसके बाद हमने ऑप्शन दे दिया कि ला लिख दीजिए, कि आप रा लिख दीजिए, कि आप या लिख दीजिए, कि आप वा लिख दीजिए, है ना। हमने ऐसे क्या कर दिया, उनके सामने कुछ ऐसे जगह छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा बच्चों को कि वो उस आकृति को व उस जगह को अपने आप अपने खुद भरने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मतलब कि ये जो अधूरे शब्द हैं उसको क्या करेंगे, वो भरने की कोशिश करेंगे। आकृति का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक नल बनाना था, या फिर हमने डॉल बनाना था, या तो हमें कुछ भी बनाना था। जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा बैट बनाया, है ना, तो बैट को भी हमने क्या किया, आधा अधूरा बनाया, हमने क्या किया, आधा अधूरा बनाया, और बच्चों को बोल दिया कि आप बताइए बच्चों इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मिसिंग है और वो आप बनाइए। तो क्या होता है कि इससे क्या होगी, उनके अंदर एक पढ़ने की जिज्ञासा पैदा होगी, और यही है हमारा प्रेंगनाज का नियम। मतलब कि इसके अनुसार कि व्यक्ति जो होता है वो अधूरी आकृति को पूरा करके देखता है, उसे यह लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मुझे ऐड करना चाहिए, जिसे मुझे जोड़ना चाहिए। इसलिए अब कभी आपसे पूछ लेगा प्रेंगनाज के नियम को और क्या कहते हैं, तो उसे और क्या कहते हैं, हम अच्छी आकृति का नियम भी कहते हैं। कभी आपसे अगर पूछ लिया कि प्रेंगनाज को नियम को और क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अच्छी आकृति का
नियम भी कहते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके जो हैं एग्जाम में आएंगे, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसमें मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, ठीक है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के रहेंगे, तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम पृष्ठभूमि का नियम। ये हम अभी कोहलर को ही जो है पढ़ रहे हैं, है ना। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम कोहलर को ही पढ़ रहे हैं। देखिएगा, वुल्फगंग कोहलर को ही हम पढ़ रहे हैं, तो वुल्फगंग कोहलर के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, दूसरा होता है हमारा पृष्ठभूमि का नियम, है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द लॉ ऑफ बैकग्राउंड, है ना। अब देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि किसी घटना या वस्तु को समझने के लिए सिर्फ वर्तमान ही नहीं, इसके भूतकाल की जानकारी भी होना आवश्यक है ना। पृष्ठभूमि से मतलब ही क्या है? पृष्ठभूमि से मतलब ही है कि उसके भूतकाल की जानकारी होना, है ना। पृष्ठभूमि से मतलब ही है कि उसके भूतकाल की जानकारी होना, मतलब कि जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो पहले आप ये देखें कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, बच्चा की बैकग्राउंड क्या है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी ऐसे घर से आ रहा है जहाँ पास उसे अच्छे से अभी वो चीज़ें जो है अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, है ना। जो बेसिक चीज़ें होती हैं पढ़ाई की, अगर उसे वो नहीं मिल पा रही हैं, है ना, तब उसे सीखने में अगर कठिनाई हो रही है, तो उस चीज़ को आप ध्यान पे रख कर उसे वो चीज़ें उपलब्ध करा कर उसके सीखने को की ओर बढ़ें। या फिर अगर किसी बच्चा जो हो रहा है वो ऐसे घर से आ रहा है कि जहाँ से उसे हर चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं सीख पा रहा है, तो उसे आप कैसे सिखा सकते हैं, उस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब कि बच्चा के बैकग्राउंड को भी ध्यान दें, बच्चे के सिर्फ वर्तमान को ध्यान न दें कि नहीं बच्चा बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर क्यों है, वो कमज़ोर क्यों ऐसे बना, है ना। क्या उसे जहाँ से वो आता है, जहाँ से वो, या फिर अपने कोई किसी जो फ्रेंड्स के सर्कल में रहता है, वहाँ से उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं मिल रही हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे उतनी अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और यही होता है हमारा पृष्ठभूमि का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ बैकग्राउंड। तीसरा होता है हमारा समीपता का नियम। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। समीपता का नियम होता है हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, है ना। इसमें होता है कि चिंतन करते समय अधिगमी किसी आकृति के बिखरे टुकड़ों को नज़दीक लाकर संपूर्ण आकृति दिखाता है ना। क्या होता है कि संपूर्ण आकृति दिखाता है। ये बहुत ही अच्छा नियम है। इसमें क्या होता है कि कभी जैसे मान लीजिए हमने कुछ चीज़ें जैसे मान लो बच्चों को दे दी, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने एरोप्लेन है, एरोप्लेन को मैंने क्या किया कि टुकड़े टुकड़ों में रख के बच्चों के सामने रख दिया, है ना। तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को बनाने की कोशिश करता है। तो बोलते हैं ना करके सीखना, है ना। तो क्या करता है ना कि वो एरोप्लेन के उन टुकड़ों को ऐसे जोड़ के, और अगर एरोप्लेन बना देता है ना, तो वो चीज़ उसे कभी भी नहीं भूलेगी। वो क्या करेगा ना, क्योंकि उसने चिंतन करके अपने ज्ञान को बढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कि बिखरे टुकड़ों को नज़दीक लाकर संपूर्ण आकृति बनाना। दूसरे तरीके से और इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो होता है, अगर उसको आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आप जैसे मान लीजिए कि आप उसे पढ़ा रहे हैं समीपता, है ना। तो उसे क्या करें ना, उसे पहले तोड़ तोड़ के पढ़ाएं, सा मी प ता, है ना। तो ऐसे आप पढ़ाएं, मतलब कि उसको सिर्फ पूरी एक अक्षर को ना पढ़ाएं, उसे तोड़ तोड़ के पढ़ाएं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप उसे कुछ चीज़ें आप उसको दिखा रहे हैं, है ना। अगर उसे किसी चीज़ों को उसे आपको समझाना है, तो आप उसे चित्रों के माध्यम से समझाएं, है ना। चित्रों के माध्यम से समझाएं। या तो जैसे मान लीजिए कि आप उसे पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, उसे ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो उस ग्लोब के हर एक हिस्से को वो पहले आप उसे बताएं, उसके बाद ही उसको ये बताएं कि हाँ, ये हमारा भारत है, ये हमारा ऐसी जगह है, ये हमारा यूएसए है,
ठीक है ना। तो जैसे मान लो बच्चों को जब ऐसे आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप भारत का मैप ही बता रहे हैं, तो आप उसके अंदर के पहले उसे स्टेट बताएं, है ना, उसके बाद उसे आप बताएं कि हाँ ये हमारे भारत के अंदर आता है। तो उससे क्या होगा ना, उन्हें ये समझ में आएगा कि हाँ भारत के अंदर पहले जिले होते हैं, है ना, फिर उसके बाद स्टेट होते हैं, उसके बाद हमारा देखिए एक भारत बनता है इन सबसे मिलके। तो इसका मतलब होता है कि एक संपूर्ण आकृति को तभी बताएं जब आप उनके बिखरे बिखरे टुकड़ों को बता दें, है ना। इसे हम बोलते हैं समीपता का नियम, है ना। किसी भी चीज़ को आप अगर बच्चों को समझा रहे हैं, किसी भी अक्षर को समझा रहे हैं, किसी आकृति को समझा रहे हैं, तो पहले आप उसका क्या करें, छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जिस हिसाब से आपको लगे उस हिसाब से आप उसको क्या करें, बांट लें, है ना। पढ़ाना भी एक ऐसी कला होती है जिसमें आप लोगों को निपुण होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप आगे चल के शिक्षक बनने वाले हैं। जैसे ही आप मान लीजिए कि किसी छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं बोल देंगे कि मैं बच्चों चलो 1 से 100 तक की गिनती आप ये पढ़ लो, नहीं, पहले आपको बोलना है मेरे बच्चों पहले 1 से 10 तक की गिनती आप पढ़ो, फिर बोलो 10 से 20 तक की गिनती पढ़ो, फिर उनसे बोलो अब भाई तुम अब मेरे प्यारे बच्चों 1 से 20 तक की गिनती को आप पढ़ो। तो इससे क्या होगा ना कि वो धीरे धीरे टुकड़ों में ही पढ़ पढ़ के वो क्या करेगा, 1 से 100 तक पहुंच जाएगा। यही होता है हमारा समीपता का नियम। दूसरा होता है हमारा पैटर्न का नियम, है ना, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैटर्न, है ना। अब देखो इस नियम के अनुसार व्यक्ति पूरी आकृति को समझने के लिए उसमें एक निश्चित पैटर्न ढूंढ लेता है ना। अब जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक संख्या में एक सम तथा एक विषम संख्या का आना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई 1 से 5 तक की संख्या उसके सामने लिख दी। अब मुझे ये बताना है कि चलो तुम्हें 1 से 5 तक तो संख्या पता है, लेकिन अब आप जो है ये चीज़ को कैसे आप ध्यान करोगे कि इसमें से सम संख्या कौन सी है, इसमें से विषम संख्या कौन सी है ना। तो आप क्या करोगे कि बच्चे को एक ऐसा पैटर्न बता दोगे जिससे कि उसे आसानी से ये पता चल सके कि ये सम संख्या होती हैं और ये विषम संख्या होती हैं, सम संख्या ऐसी होती हैं, विषम संख्या ऐसी होती हैं। मतलब कि आप उसमें कोई भी एक ऐसा पैटर्न उसको बता सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में कि सम संख्याएं होती हैं उनको भाग देने से वो कट जाती हैं, विषम संख्याएं होती हैं वो भाग देने से नहीं कटती हैं। इस चीज़ को वो हर एक सम संख्या और हर एक विषम संख्या को जानने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल बच्चा करना शुरू कर देगा। तो ये होता है पैटर्न का नियम, द लॉ ऑफ पैटर्न। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा अब कोहलर के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि कोहलर असली में थे क्या। तो देखिए कोहलर जो थे वो एक कंपनी के लिए प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन जानवरों पर कर रहे थे, है ना। तो कोहलर का ये अध्ययन जो था वो टेनरीफ द्वीप के किनारी कस्बे में किया गया। इस चीज़ को आप अपने नोट्स में ज़रूर रख दीजिएगा कि कोहलर जो थे किस जो है विश्व युद्ध के किस विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन किसमें कर रहे थे, है ना। कुछ भी आपसे देखिए पूछ सकता है। तो कोहलर जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन जानवरों पर कर रहे थे। ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो किन पे कर रहे थे, जानवरों पर कर रहे थे, है ना। कुछ भी आपसे ऐसा पूछ सकता है कि बताइए कि कोहलर जो थे वो विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन किन पर कर रहे थे, है ना। आपको कुछ भी आपके सामने वो ऑप्शंस रख सकता है, उसमें से आपको ऑप्शन कौन सा रहेगा, जानवरों पर कर रहे थे, है ना। उसके बाद कोहलर का यह अध्ययन कहाँ हो रहा था, है ना। तो कोहलर का जो ये अध्ययन हो रहा था वो टेनरिफ द्वीप के किनारी कस्बे में किया गया, है ना। कोहलर का जो ये अध्ययन हो रहा था वो टेनरिफ द्वीप के किनारी कस्बे में किया गया था, ठीक है, जिसमें वास्तव में कुल 1 मानुष थे, है ना। कोहलर में जिसमें वास्तव में क्या थे, कुल 1 मानुष थे, है ना। तो ये जो कोहलर का ये वाला जो उन्होंने ये अध्ययन किया था और ये जो उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था, है ना, इसमें उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था। ये सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत है कि 1 मानुष में चिंपैंजी में उन्होंने एक सिद्धांत किया था, उसे भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कोहलर जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन जानवरों पर कर रहे थे और ये अध्ययन जो था वो कहाँ था, ये अध्ययन था टेनरिफ द्वीप के किनारी कस्बे में। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल मिला के कितने 1 मानुष थे, चिंपैंजी कितने थे, 6 थे। जो 1 मानुष था जो जिसके ऊपर उन्होंने अपना
सिद्धांत दिया था उस वनमानुष का नाम क्या था, तो उस वनमानुष का नाम क्या था, सुल्तान था, है ना। उस वनमानुष का क्या नाम था, सुल्तान था। वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इस चीज को जान लीजिएगा। तो पहली बात याद रखिएगा कि उन्होंने कहाँ किया था यह अध्ययन, टेनेरिफ द्वीप के किनारी कस्बे में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज है कि उसमें कुल कितने वनमानुष थे, 6 वनमानुष थे। और जिस वनमानुष में या चिंपैंजी में उन्होंने ये अपना सिद्धांत किया था उसका नाम क्या था, सुल्तान था। उसका नाम क्या था, सुल्तान था, है ना। दिख रहा है ना मेरे बच्चों, है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखूंगा कि आप लोगों को कहाँ तक दिखता है और कहाँ तक नहीं दिखता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिएगा, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे आप कि लेकिन सभी प्रसिद्ध प्रयोग जो थे वो सुल्तान नामक वनमानुष पर किए गए थे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो जो है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किस में दिया था, उन्होंने दिया था वो सुल्तान नामक वनमानुष में दिया था, है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी उन्होंने सिद्धांत दिया था ना वो सुल्तान नामक वनमानुष पर ही दिया था, है ना। तो उस वनमानुष का नाम भी वो जरूर पूछ लेता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान पर देखिए कुल कितने प्रयोग किए गए थे, 3 प्रयोग किए गए, जिसमें से 2 प्रयोग बक्से वाले थे और 1 प्रयोग छड़ी वाला था, है ना। उसका क्या कितने प्रयोग किए गए थे, 3 प्रयोग किए गए थे, जिसमें से 2 प्रयोग जो थे वो कौन से थे, बक्से वाले थे, और जो 1 प्रयोग था वो कौन सा था, छड़ी वाला था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये जो सिद्धांत उन्होंने कोहलर ने दिया था, उनका ये जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम था कोहलर का सूझ का सिद्धांत। ठीक है ना, इस सिद्धांत का क्या नाम था, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, जिसे हम इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस चीज़ को थोड़ा सा बिल्कुल 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आप इसमें फोकस करिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये जो सूझ का सिद्धांत था, उस सूझ के सिद्धांत को कुछ अन्य भाषाओं में भी कुछ बोला जाता है कहीं, ठीक है। बिंगो बोलते हैं, यूरेका बोलते हैं, आहा अनुभव बोलते हैं और अंतर्दृष्टि बोलते हैं। तो कभी कभी आपको पूछ लेता है कि सूझ के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको या तो बिंगो रख देगा, कभी कभी यूरेका रख देगा, कभी लिख देगा आहा अनुभव है, ठीक है ना, ये आहा अनुभव है, और कहीं लिख देगा अंतर्दृष्टि, है ना। तो इनमें से आपको जो भी 4 जब उस ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे, इन चारों में से कोई भी एक, तो वहाँ पास वो ऑप्शन आप लिख लेंगे। ये जो सूझ के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, या फिर अभी मैं आपको और भी जो सिद्धांत बताने वाला हूँ उनके भी ऐसे ही कई नाम होते हैं ना, उस चीज़ को भी आपको याद कर लीजिएगा। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो सूझ के सिद्धांत को बिंगो, यूरेका, आहा अनुभव, अंतर्दृष्टि आदि नामों से भी जाना जाता है। कोहलर के अनुसार सूझ का अर्थ समस्या समाधान के दौरान सामने मौजूद प्रत्येक विकल्प पर चिंतन करने से है ना। तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो दिया हुआ था, है ना, दिया हुआ था कि इस सिद्धांत में देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। इस सिद्धांत में क्या हुआ था कि पहले जो थे कोहलर ने 2 बॉक्स रखे हुए थे, है ना, और ऊपर क्या था कि थोड़ी दूरी पर उसने केला लटका दिया था। ठीक है, 2 बॉक्स मतलब पहले क्या था, एक पिंजड़ा था, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। पहले एक पिंजड़ा था, उस पिंजड़ा में सुल्तान नाम की चिंपैंजी को उन्होंने बंद रखा था। अब उसी पिंजड़े के अंदर उन्होंने 2 बॉक्स रखे हुए थे, पिंजड़े के बाहर थोड़ा ऊपर पे जो है केला लटकाया हुआ था। अब वो क्या कर रहे थे, वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि वो किस तरह ये जो दी हुई जो चीज़ें उसके पास, या दी हुए जो इक्विपमेंट या फिर उसके सहायता के जो उपकरण रखे हुए हैं, क्या उनका वो इस्तेमाल करके उन केलों की तरफ पहुंच सकता है। तो उन्होंने 2 बार ये प्रयोग किया, तो 2 बार उन्होंने ये देखा कि वो जो चिंपैंजी थे थोड़ी देर तक तो शांत रहा, उसके बाद उसने क्या किया कि वो दोनों बॉक्सों को एक के बाद एक ऊपर रख दिया, और फिर उस केले को उसने क्या किया, पा लिया। ये उनका सिद्धांत पहला सफल रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, केले की ऊंचाई थोड़ी सी और बढ़ा दी, अब 2 बॉक्स और एक छड़ी रख दिया, है ना। उन्होंने क्या किया, 2 बॉक्स और एक छड़ी रख दिया। अब चिंपैंजी ने क्या किया कि पहले तो 2 बॉक्स ही रखकर जो है उसने उसे पाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है उस केले को नहीं पा पाया। उसके बाद उन्होंने
या उसने चिंपैंजी ने बाद में उस छड़ी की सहायता से क्या किया, उस केले को पा लिया। तो कोहलर की सूझ का अर्थ ये है कि समस्या समाधान के दौरान सामने मौजूद प्रत्येक विकल्प पर चिंतन करते हुए अचानक ही सही विकल्प का चयन करके साध्य और साधन के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या हल कर लेना ही केलर का सूझ का सिद्धांत है ना। मतलब कि पहले देखिए चिंपैंजी जब 2 बॉक्स रखा तब वो देखिए केला को नहीं पाया, लेकिन जब अचानक उसे ये समझ में आया कि अगर मैं इस छड़ी से भी उस केले की तरफ अगर जाऊं तो मुझे क्या हो सकता है कि केला मिल सकता है। समस्या क्या थी? समस्या थी केला तक पहुंचना। समाधान क्या थे? समाधान थे बॉक्स और छड़ी। और चिंतन क्या था? चिंतन ये था कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो यही है हमारा सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत मतलब कि अचानक ही सही विकल्प का चयन करना, जब साध्य और साधन दोनों दिए हों। साध्य हमारे क्या हैं? साध्य हमारा क्या है? साध्य है हमारा केला, और साधन क्या है हमारे? बॉक्स और छड़ी। तो साध्य और साधन के बीच एक संबंध जोड़कर अपनी समस्या का समाधान करना, ये है कोहलर का सूझ का सिद्धांत। आया ना समझ में मेरे बच्चों? ठीक है ना। अब देखिएगा, सूझ को कोहलर ने प्रात्यक्षिक पुनर्गठन भी कहा है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, है ना। सूझ को कोहलर ने क्या कहा है? प्रात्यक्षिक पुनर्गठन कहा है, जिसे हम बोलते हैं परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो देखिए इसमें ये सब चीज़ें आपके पास आ गई हैं, है ना। और ये जो चीज़ें हैं अभी, हाँ, ये अधिगम स्थानांतरण का आरोपण सिद्धांत, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ट्रांसपोजिशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफर, पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता होगी स्थानांतरण बस वहीं तक होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया आपको? अभी समझाता हूँ मैं। पहले और बाद के अधिगम में समानता का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि जिस परिस्थिति में आपको पहले अधिगम दिया गया था, अगर उसी परिस्थिति में अभी आज आपको भी अधिगम दिया जाए, तभी आपको अधिगम का स्थानांतरण आपको उसी परिस्थिति के अनुसार यहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसा कि समझिए उदाहरण से, अगर मान लीजिए चिंपैंजी को 2 बॉक्स अगर दिए हुए थे, है ना, पहले 2 बॉक्स दिए हुए थे, तभी जाकर वो केला को पाया, है ना। और उसी परिस्थिति में दिए हुए थे, उसी पिंजड़े में थे और उसी जगह पे केला लटका हुआ था, है ना, तब वो केला को पाया था। उसके बाद जो दूसरी परिस्थिति थी कि 2 बॉक्स थे और 1 छड़ी थी, लेकिन केला तो देखिए थोड़ा सा भले ऊंचाई में चला गया था, लेकिन लटका ही हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि केले को किसी और पोजीशन पे रख दिया गया था, है ना। तो साधन या साध्य तभी सफल होते हैं जब परिस्थितियां डिफरेंट ना हो। ठीक है, परिस्थितियां क्या हो? डिफरेंट ना हो, अलग अलग ना हो, है ना। केला लटका था तो लटका ही था, केले को ऐसा नहीं किया गया था कि उसकी स्थिति बदल दी गई थी, उसको सिर्फ उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा कि जब अधिगम जो होता है, वो जो सूझ होती है, वो इंसान में तभी आती है ना। वो चिंपैंजी में उसी तरह आई थी जिस तरह इंसानों में कभी कभी आती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अधिगम का स्थानांतरण तभी होगा जबकि आपके पास जो परिस्थिति थी, जो पहले थी, उसी परिस्थिति वो आज भी होनी चाहिए, तभी आपको जो सूझ पहले आया हुआ था वो आज भी वही सूझ आएगी। ठीक है, कोहलर की कुछ पुस्तकें भी होती हैं, है ना, उनके नाम देख लीजिएगा, द मेंटालिटी ऑफ एप्स एंड द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। ये 2 पुस्तकें हैं, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। कभी कभी जो है इनके पुस्तकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ऐसा लिख देता है कि द मेंटालिटी ऑफ एप्स, ऑप्शन में लिख देगा कोहलर, है ना, कोफा, स्किनर, पावलोव, तो आप क्या रहेंगे? कोहलर। लिख देगा द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट, है ना, ऑप्शन में लिख दीजिएगा कोहलर, कोफा, है ना, स्किनर, पावलोव, तो क्या होगा? कोहलर। तो इस तरह आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए, ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, आप लोग लाइक कर देते हैं तो एक अच्छा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल जाता है।
ठीक है। तो ऐसे ही मैं कई और अच्छे वीडियो इस CDP के अंदर लाते रहूँगा। कई ऐसे सिद्धांत हैं जो मैं आपको लाते रहूँगा। अभी तो बहुत से सिद्धांत बचे हैं और मुझे समय भी कम है, तो मैं जो है 1 से 2 वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी CDP समय के अंदर जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो आप करेंगे ही, साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैथ एंड मैथ क्लासेस को, और अपने जो भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, उन्हें भी आप शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।